भारतीय जनता पार्टी ने आटे दाल चावल पे भी जीएसटी लगा दिया। जो पैकेट के अंदर सामान मिलता था, हर सामान के ऊपर जीएसटी लगाया गया। और उसी दिन कपड़े की इंडस्ट्री पे, रेडीमेड कपड़ों पे जीएसटी 5% से 12% कर दिया गया। उस समय छोटे दुकानदारों का जो मार्जिन था वो खत्म हुआ, कपड़े की काफी छोटी दुकानें बंद हुई और लोग नौकरी पे चले गए, कोई टैक्सी चलाने लगा दुकान छोड़ के। और हालात ये हुई कि हिंदुस्तान के अंदर कपड़े का इंपोर्ट बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों से बढ़ गया। जो कि हिंदुस्तान से कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, कॉटन हमारा पैदा होता था, वो एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी का मन यहां पे भरा नहीं। इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने का ठेका ले लिया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि कपड़े के ऊपर 12% की जगह 18% और 28% तक टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि जो टैक्स 5% से इन्होंने 12% किया, अब 12% पे 28% करने की तैयारी और 18% करने की तैयारी है। ये कपड़े की इंडस्ट्री को तबाह कर देना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस देश से पिछले 10 सालों में करीब 20 लाख लोग व्यापार फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हिंदुस्तान को छोड़ चुके हैं। और उसमें से 30,000 लोग हाई नेटवर्थ के लोग थे, करोड़ों की कीमत रखने वाले लोग थे। भारत सरकार को चाहिए तो ये था कि अपने देश में उन लोगों को वापस बुलाते। भारत सरकार को चाहिए तो ये था कि और इंसेंटिव देके यहां पे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कराते जिससे रोजगार मिले। परंतु अब ये जो वर्तमान में इंडस्ट्री है 18 से 28% तक जीएसटी लगा के उन इंडस्ट्रीज को बंद करा के चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल हब ना बने, हिंदुस्तान एक ट्रेडिंग का हब बने और दुनिया के बाकी लोगों देशों से हम इस कपड़े को इंपोर्ट करें और यहां की इंडस्ट्रियां बंद हो। बड़े ताज्जुब की बात है, ये इंडस्ट्रियां जब बंद होंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरफ सरकार का कोई ख्याल नहीं है। हजारों लाखों की संख्या के अंदर व्यापारियों का व्यापार बंद हो जाएगा और ये बुनियादी जो जरूरत है, कपड़ा, गरीब से गरीब भीख मांगने वाले व्यक्ति भी कपड़ा पहनता है। आज उसके ऊपर महंगाई जब बढ़ेगी तो गरीब की रसोई के खर्चे इन्होंने जीएसटी लगा के पहले महंगे कर दिए थे और अब बदन ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए जब इंसान बाजार में जाएगा तो टैक्स कहीं 2 गुना होगा, कहीं 3 गुना होगा, कहीं 4 गुना। मैं आप सब पत्रकारों के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आपने फैसला लिया है कि जीएसटी को कपड़े के ऊपर 5 और 12% से बढ़ा के 18 और 28% तक ले जाने का, उस फैसले को जीएसटी काउंसिल में ना भेजें और उस फैसले को विड्रॉ करें। आम आदमी पार्टी इस फैसले का पूरा विरोध करती है। कि मैं ये कह रहा हूं कि कृषि पे इस हिंदुस्तान में कभी कोई टैक्स नहीं रहा।
ना किसी के यंत्रों पर रहा, ना उस पर इनकम टैक्स रहा। इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। आटे दाल चावल पे कभी कोई टैक्स नहीं रहा, इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। कपड़े पे कभी कोई टैक्स नहीं रहा, इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। और इस सरकार ने कपड़े पे जुल्म कर दिया। 5% रिडक्शन किया था, 5 से 12 किया, 12 से अब 18 कर रहे हैं, और 18 पे भी मंडी भरा 28 कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को तबाह करने का उन्होंने ठेका ले लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। इसलिए इस विषय को लेकर मैं आज आपके सामने आया। सर जी, ये तमाम विषय आप पहले भी उठाते रहे, इसका अलावा बहुत से विषय होते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का ये कहना है कि जनता ने चुनाव के अंदर जो है वो अपने आप में दर्शाने का काम किया है कि वो किसकी नीतियों से प्रभावित है। देखिए, धर्म के नाम के अफीम इन्होंने बांटी, परंतु मैं ये कहूंगा कि उन विषयों पर ना जाके जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान कर रहे हैं। इन्होंने वायदे किए थे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे सबको। इन्होंने वायदे किए थे महिलाओं को इतने रुपए महीना देंगे। इन्होंने वायदे किए थे कि युवाओं को नौकरी देंगे। अब अपने वायदों को पूरा करें। जो इन्होंने वायदे किए अपने मैनिफेस्टो को पढ़ें। समय गुजरता जा रहा है, 5 साल जाने में समय नहीं लगता। अपने वायदों को पूरा करें। इंडिया गठबंधन की तर्ज पर अगर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन होता कांग्रेस आम आदमी पार्टी है, क्या लगता है कुछ नतीजों में बदलाव हो सकता है? निसंदेह इनकी सरकार नहीं होती, सरकार इंडिया गठबंधन की होती। दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग जाएंगे? कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर के लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन की कोई बात वहां पे है नहीं। सर, जिस तरह राहुल चड्ढा का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस के समय में गठबंधन का विरोध जो है वो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो जाए, कुमारी शैलजा हो जाए, उन्होंने किया और गठबंधन नहीं होने दिया। क्या आप भी उसकी लाइन पर हैं? आपका इस पे? देखिए, ये बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान ने गठबंधन के लिए कहा था और वो सबके सामने है। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन चाह रही थी। जो भी इनके लीडर्स थे जो हरियाणा को देख रहे थे या हरियाणा के प्रभारी थे या जिनको जिम्मेदारी सौंपी, वो कमी रही तो उनकी तरफ से। उसमें एक कारण बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से 15-16 सीटों की डिमांड ज्यादा और कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं थी। क्या ये कारण था? कांग्रेस ये बता दे कितने के लिए तैयार थी। ये तो इंटरनल बातें हैं, मैं आपके सामने चर्चा में नहीं लाना चाहूंगा, परंतु ये कारण था नहीं। मतलब ये निकाय चुनाव आ रहे हैं, अभी लड़ने की तैयारी है। साफ हो गया कि दिल्ली में अकेले ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और हरियाणा में आने वाले सभी निकाय चुनाव जोर शोर से लड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में जब चुनाव लड़ा तो दूसरे तक में, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे थे, काफी उत्साहित थी पार्टी इसको लेकर, लेकिन आपने देखा कि 2% के आसपास जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिला। इस नतीजे के पीछे आप आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर क्या वजह होती है? देखिए, पूरे देश में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी को बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। और यह तय हुआ था दोनों पार्टियों के लीडरशिप की तरफ से कि हरियाणा में भी गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस की लीडरशिप कहती रही कि हम गठबंधन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा। हम पूरी तैयारी उस वजह से नहीं कर पाए। अंतिम जब नॉमिनेशन के 2 दिन बचे तो उन 2 दिनों में हमने 90 जगह उम्मीदवारों को खड़ा किया। वास्तव में अगर ये स्पष्ट पहले रहता तो नतीजे आम आदमी पार्टी के भी कुछ और होते। लेकिन आप लोगों के तो बयान आ रहे थे 90 के 90 हम भी तैयार है पूरे तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। मैं वही कह रहा हूं, जब भी तो हमने लड़ा दिए, परंतु गठबंधन की जब प्रक्रिया चल रही होती है तो कैंडिडेट भी ना मैदान पे उतनी ताकत से उतरता, ना उतना संसाधनों को जुटा पाता, क्योंकि उसके दिमाग में रहता कि गठबंधन हो रहा है। उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाती। किसको ये नहीं पता होता कि कितनी सीट मिलनी है और कितनी सीटों पर हमें लड़ना है। ये जो महाराष्ट्र में हरियाणा में ईवीएम की बात कांग्रेस कह रही है, उस पर आपको क्या कहना है?
कांग्रेस का स्टैंड है ईवीएम पे संदेह तो इस देश में शुरू से ही होता रहा है। बड़े बड़े शिक्षाविद इस बातों को कहते रहे हैं और जो डेवलप नेशन है वहां पे भी ईवीएम आके ईवीएम बंद हो गए। तो हिंदुस्तान की सरकारों को, हिंदुस्तान के राजनेताओं को, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। सर, किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। आज खनौरी पर भूख हड़ताल भी है। 2 बार शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आंसू गैस की गोली वाटर कैनन से किसानों को खदेड़ आ गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के इतिहास में एक सबसे लंबा आंदोलन किसानों का चला। 750 किसानों की शहादत भारतीय जनता पार्टी ने ली। 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वापस लिए और उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया पब्लिकली कि संसद में एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। लगभग 3 साल बीत गए। किसान प्रधानमंत्री जी को वो वायदा याद कराने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को बिल लाना चाहिए था एमएसपी की गारंटी का, जो अपना वायदा पूरा करना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे आते और किसानों से बात करते, परंतु हो ये रहा है कि शुभकरण जैसे नौजवान की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। हो ये रहा है कि पुलिस की ढाल बना के भारतीय जनता पार्टी किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, रबड़ की गोलियां चला रही है। उनको दिल्ली नहीं जाने दे रहे। किसान हरियाणा सरकार से तो कुछ मांग नहीं रहे। हरियाणा सरकार की क्या दुश्मनी है? हरियाणा पुलिस उनको सड़क पे जाने से क्यों रोक रही है? वो दिल्ली जाना चाहते हैं, जाने दें। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते किसानों की मांग का समर्थन करता हूं, एमएसपी की गारंटी के कानून का समर्थन करता हूं और इनको दिल्ली जाना चाहिए, इनकी मांगे जायज है, माननी चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के नहीं है, तो पंजाब सरकार इनसे वार्तालाप। क्या हरियाणा के अंदर किसी प्रदेश के लोगों का आने जाने पर मनाही है? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। हरियाणा से तो किसान मांग नहीं रहे और राजधानी के अंदर हर प्रदेश का हिस्सा है। किसान अगर भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए हरियाणा से गुजर के दिल्ली जाना चाहते हैं तो हरियाणा को क्या ऑब्जेक्शन है? वो कह रहे पहले पंजाब से 24 फसलों पर एमएसपी मांगे, जैसे हम हरियाणा में दे रहे हैं। एमएसपी की कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है। फसल को खरीदना, एफसीआई के माध्यम से स्टोर करना केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकारें केवल एक मिडलमैन का काम करती हैं। राज्य सरकारों के पास वो अधिकार नहीं है। या तो केंद्र की सरकार अपने अधिकार को विड्रॉ करे और ये चीजें राज्यों पे छोड़ दे। अगर ये छोड़ेगी तो एक जगह खाने की चीज मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी। एक जगह एक फसल पैदा होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। जिस चीजों पे केंद्र सरकार का अधिकार है वो केंद्र सरकार को ही पूरी करनी पड़ेगी। सर, एक चीज और बताइए कि जो निकाय चुनाव आपने कहा कि लड़ेंगे अपने दम पर, सिंबल पे लड़ेंगे या बिना सिंबल? सिंबल पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी। एक राज्यसभा के अंदर मसला चल रहा है, सब मुद्दे न उठाने को लेकर के प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है। ये भी चर्चा है अंदरूनी स्तर पे कि जो सभापति उनके खिलाफ कोई जो है नोटिस लाया जाए। जब सदन में चर्चा नहीं करने दी जाएगी तो सड़कें गर्म होती हैं, आंदोलन होते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो गया।